छोटी सी हरी चाय वाली से झगड़ा हुआ और मामला थाने तक पहुंच गया। कहा गया कि अभिभावक को बुलाना होगा। मैं भला अपने माँ बाप को कैसे बुलाता। मजबूरी में हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी को फोन किया। पुलिस अंकल ने मुझे देखा, 20-22 साल का लड़का, और शक भरी नजरों से पूछा, शादीशुदा हो, निकाह हुआ है? मैंने बिल्कुल शांत चेहरे से अपने बैग में हाथ डाला और लाल किताब निकाल दी। उन्होंने ध्यान से देखा। अरे वाह, दूल्हे की जगह सच में मेरा नाम था और दुल्हन थी शेन चिंगक्यू। वही शेन चिंगक्यू जिनके एक पांव पटकने से पूरी हुआ सिटी थर थर कांप जाए। पुलिस अंकल वहीं ठगे रह गए। फिर संभलते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, अपनी बीवी को बुलाओ। वो आकर छुड़ाई। मैं सिर हिला हिलाकर बोला, जी जी शुक्रिया अंकल जी। ये कहते ही मैंने झट से फोन निकाला और उस बीवी को कॉल लगाई जिससे निकाह हुए 6 महीने हो गए थे, मगर कभी शक्ल तक नहीं देखी थी। उस वक्त शेन चिंगक्यू मीटिंग में थी। एक अनजान नंबर से कॉल आई। भौहें तन गई। हाथ उठाया और काट दिया, लेकिन अगले ही पल मैसेज आ गया। शेन मिस, या फिर प्यारी बीवी कहूं, पहली बार बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। पहले अपना परिचय देता हूं, मैं आपका पति गुचेन हूं। एक क्लासमेट से थोड़ी झड़प हो गई, अभी थाने में हूं। अगर आपको वक्त हो तो आकर जमानत पर छुड़वा सकती हैं। तब जाकर शेन चिंगक्यू को याद आया, हाँ उनका एक पति है जिसे उन्होंने आज तक देखा नहीं। उस वक्त वो विदेश में थे। शादी का सारा इंतजाम बुजुर्ग साहब ने खुद किया था। सुना था वो लड़का शहर की बस्ती में रहता है, माँ बाप पाव भाजी की दुकान चलाते हैं और लड़का भी नखरेबाज और झगड़ालू किस्म का है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, सीधे उठी और मीटिंग रूम से बाहर चली गई। थाने में मेरा दिल बेचैन था। मुझे पता नहीं था कि वो बीवी हुआ सिटी में है भी या नहीं, और उसने मेरा SOS मैसेज देखा भी है या नहीं। मैं यही सोच ही रहा था कि एक अधेड़ जोड़ा भागता हांफता अंदर आ गया। मर्द सूट बूट में था, औरत शैंपेन रंग का चोगा पहने थी, पीछे एक रोबदार बॉडीगार्ड। वो औरत अंदर आते ही दिल थाम कर पेट दर्द के पास आ गई। उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और बोली, मेरी जान, कहीं चोट तो नहीं लगी? मर्द भी घबराकर आगे झुका। बेटा, पापा ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है, बताओ कहाँ तकलीफ है? पेट दर्द ने रोनी सूरत बनाई, दाहिना हाथ उठाया और कांपती आवाज में बोला, पापा मम्मी, मेरी उंगली बहुत दर्द हो रही है, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। रोना जारी रहा। उस मर्द का रंग एकदम ठंडा पड़ गया, आंखों में आग आ गई। ललकारते हुए बोला, किसने किया? मैंने गला साफ किया, मैंने। दोनों की नजरें मुझ पर पड़ी, बर्फ जैसी, मगर मैं बिल्कुल सहज बैठा रहा, न झुका न घबराया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सुंदर दिखूंगा। डूनान का गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ा। धीरे से बोले, लड़का जवान है मगर रौब बुरा नहीं, मुझे अपनी जवानी याद दिला दी। वेन शुफेन के दिल में भी एक अजीब सी आत्मीयता उमड़ी। नरम आवाज में पूछा, बेटा तुम ऐसे नहीं लगते जो यूं ही मारते हो, कोई गलतफहमी तो नहीं है? मैंने सिर उठाया, आंखों में जिद भर के बोला, कोई गलतफहमी नहीं। इसने मेरी जात को नीच कहा, बोला कि मैं विदेश से पढ़ा जीनियस उसके साथ एक क्लास में बैठने के लायक भी नहीं। मेरे माँ बाप को गाली दी। थाने में भी सच बोलूंगा। अगर इसने दोबारा मुंह खोला तो बस उंगली नहीं, दांत तोड़ूंगा। पेट दर्द झल्ला कर बोला, मम्मी पापा देखा, मैंने बस 2 बात कही और यह तन गया। पापा इसे कॉलेज से निकलवाओ, मेरी उंगली यूं ही नहीं टूटेगी। मेरे होंठों पर ठंडी हंसी आई। झूठ मत बोलो, डॉक्टर जांच कर चुके हैं, उंगली बिल्कुल ठीक है। यहाँ नाटक क्यों कर रहे हो? बस कुछ 100 रुपए की दवाई ऐंठने है ना। कपड़े इंसान जैसे पहनते हो, काम नीच करते हो। पेट दर्द भड़क गया। मैं तुझसे कुछ 100 रुपए ऐंठूंगा? जानता है मेरा यह एक जोड़ा कपड़ा कितने में आया? लाखों में। तू बीच में ही वेन शुफेन की खांसी ने उसे रोक दिया। वेन शुफेन ने भौहें चढ़ाई। माँ ने क्या सिखाया है तुझे? किसी को यूं मत गाली दे, बाहर इतना दिखावा मत कर। पेट दर्द सिकुड़ गया, आंसू टपकने लगे। माँ, मुझे पता है मैंने गलती की। डूनान बेटे से प्यार करता था, मगर बीवी की बात पर कभी नहीं बोलता था। बच्चे को डांटना उसका काम नहीं था। वेन शुफेन का दिल बेटे के आंसू देख पिघल गया। अरे मेरे लाल, रो मत। माँ जानबूझकर नहीं डांट रही थी। चलो घर चलते हैं। माँ जी प्लीज, माँ खुद हाथ से तेरी मनपसंद रेड ब्रेस्ड अबलोन बनाएगी। पेट दर्द ने सुनते ही चुप होकर माँ का हाथ थाम लिया और चलने लगा। तभी एक लंबी छरहरी महिला अंदर आई। उनकी आभा बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर पूरे वजूद से एक शाही रंग छलक रहा था। पेट दर्द की आंखें चमक उठी। लगभग उछलते हुए बोला, चिंगक्यू दीदी, आप भी मुझे लेने आई हैं? मगर शेन चिंगक्यू ने पलक तक नहीं उठाई, बस डूनान दंपत्ति को हल्का सिर झुकाया, फिर ठंडी नजरों से चारों तरफ देखा और आखिरकार सीधे मुझ पर आकर टिक गई। धीमी गहरी आवाज में बोली, गुचेन। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ मैं हूँ, मेरे साथ चलो। जी। मैंने फौरन बैग उठाया और छोटे छोटे कदमों से उनके पास पहुंच गया। उन्होंने नजर झुकाकर मुझे एक बार देखा, जैसे अंदाजा लगा रही हूँ इस दुबले पतले बदन का, और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर मेरा बैग खुद उठा लिया। पास खड़ा डू जितेंग हक्का बक्का रह गया। होंठ भींचते हुए कांपती आवाज में बोला, चिंगक्यू दीदी, आप गुचेन को जानती हैं? आप दोनों का क्या रिश्ता है? इसे लेने आप खुद क्यों आई? मैं बचपन से आपकी दीवानी हूँ, आपने कभी मुझे नजर भी नहीं दी, और इसका बैग आप खुद उठा रही हैं। शेन चिंगक्यू के बोलने से पहले ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, सीधा खड़ा होकर बोला, हम एक दूसरे से मिले थे, शायद आगे चलकर प्यार हो और शादी भी। इनके आने में क्या दिक्कत है? यह कहते कहते मैंने चुपके से शेन चिंगक्यू का कोट खींचा, इशारा कि भंडाफोड़ मत करना। अगर डू जितेंग को पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है तो पता नहीं वो स्कूल जाकर क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाए। डू जितेंग का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। गुचेन, कभी आईना देखा है? अपनी औकात तो देखो। चिंगक्यू दीदी की नजर में आने के भी काबिल नहीं हो। सपने में भी मत सोचना कि वो तुम्हें पसंद करेंगी। डूनान ने भौहें सिकोड़ी, यही सिकोड़ी, धीमे मगर सख्त लहजे में बोले, ये क्या तरीका है बात करने का? जाओ गाड़ी में बैठो। फिर वो थोड़ा झेंपते हुए मेरे पास आए। तुम गुचेन हो ना, इस बात को दिल पर मत लेना। यह बच्चा हमने बहुत लाड में पाला है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैंने नजर उठाकर उनकी आंखों में देखा, बेपरवाह
बेपरवाह लहजे में बोला, ये अच्छी है या बुरी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस दोबारा पंगा लिया तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें डू अंकल की कोई गलती नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, अलविदा। यह कहते ही मैंने शेन चिंगक्यू की बाह थाम ली और बिना पीछे देखे बाहर चल दिया। थाने से निकलते ही मैं उनकी तरफ मुड़ा और चेहरे पर चमकदार मुस्कान लाते हुए बोला, आज सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आप हुआदोंग कब वापस आई? उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, 3 दिन पहले। मेरा दिल एक धक्के से बैठ गया, उंगलियां अनजाने में आपस में उलझ गईं। पहले दोनों अलग अलग शहरों में थे तो ठीक था, अब एक ही शहर में है तो क्या साथ रहना होगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, बस अनजान बनने की कोशिश की। मैंने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे दोपहर होने वाली है, मुझे घर जाना है, बाय बाय। यह कहकर मैं पलटा और भागने लगा। बैग तक उठाना भूल गया, लेकिन उसी पल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सनसनाती हुई आई और सीधे मुझसे टकराने वाली थी। शेन चिंगक्यू की प्रतिक्रिया बिजली जैसी थी। उन्होंने झपट कर मेरा हाथ थाम लिया और पूरे जोर से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी युवा ताजी खुशबू और उनकी ठंडी महक दोनों एक पल में घुल मिल गईं। दोनों के दिल एक साथ धड़क उठे। आसपास का वक्त जैसे थम सा गया। काफी देर बाद मैं लाल चेहरे के साथ पीछे हटा, हकलाते हुए बोला, थैंक यू। शेन चिंगक्यू ने बेभाव चेहरे से मेरा बैग मेरे हाथ में थमाया और बेतकल्लुफ पूछा, कौन से साल में हो? मैंने सच बता दिया, पहले साल में। उनकी एक भौं थोड़ी ऊपर उठी, जैसे थोड़ा हैरान हुई हूँ। 20 साल में या 91 में? ज्यादातर मतलब सीधे आगे की कक्षा में आए होगे। पढ़ाई पर ध्यान दो, क्लासमेट्स से झड़प कम करो। मैंने सीधे साधे अंदाज में सिर हिलाया, जी ठीक है। वो एक पल रुकी, फिर बोली, सुना है शनिवार को गुदादा का 80वां जन्मदिन है, मैं उस दिन आऊंगी मिलने। मेरे दफ्तर में काम है तो तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकती, रास्ते में ध्यान रखना। मैंने झट से कहा, जी ठीक है। फिर जैसे जान बचाकर भाग रहा हो पलटा और मेट्रो की तरफ दौड़ पड़ा। 2 बोतल पानी एक सांस में गटका, तब जाकर वो घबराहट कुछ शांत हुई। बीवी से पहली मुलाकात थाने में, दुनिया में क्या मुझसे ज्यादा अजीब हालत किसी की होगी। पर फिर सोचा, यह सस्ती बीवी सच में बेहद खूबसूरत है, टॉप फिल्मी हस्तियों से भी कई गुना निखरी, तो नुकसान का सौदा तो नहीं है। अगले दिन नाश्ते के बाद मैंने खास तौर पर फॉर्मल कपड़े पहने, बैग लटकाया और इंटर्नशिप वाली कंपनी की तरफ रवाना हो गया। डीहेंग टॉवर के नीचे पहुंचकर अंदर जाने ही वाला था कि बगल से एक रोबीली आवाज, अरे वो लड़का इधर आओ, जरा यह टिफिन उठाओ। मैंने आवाज की तरफ देखा। एक दिखने में बेहद खूबसूरत मर्द था। मुझसे बोल रहे हो? माफ करना, ऑफिस पहुंचने की जल्दी है। मैं आगे बढ़ा मगर उसने रास्ता रोक लिया। रुको, मैंने झूंझलाकर उसे देखा। और क्या चाहिए? उस मर्द के होंठों पर व्यंग्य की मुस्कान थी। नए हो ना, मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम है मेई मान्याओ, डीहेंग ग्रुप के होने वाले सीईओ का पति। आज टिफिन नहीं उठाया तो कल से निकल जाओ। मैं हल्का हंसा, आज मेरा पहला दिन है। अगर एचआर ने सच में मुझे इसलिए निकाला कि मैंने होने वाले सीईओ के पति का टिफिन नहीं उठाया तो ऐसी कंपनी में काम करने की जरूरत ही नहीं। मेई मान्याओ के चेहरे पर हिकारत आ गई। अभी नौकरी लगी भी नहीं और इतना घमंड? सच में अनजान बछड़ा शेर से नहीं डरता। तेरे जैसे को डीहेंग तो दूर, किसी फैक्ट्री में पेंच कसने का काम भी नहीं मिलेगा। मैंने फोन देखा, 8:55। बहस में वक्त बर्बाद करने का मन नहीं था। लड़ना है तो लड़ते रहो, हिम्मत है तो एचआर में चलो मेरे साथ। यह कहकर मैं इमारत की तरफ मुड़ गया। पीछे से मेई मान्याओ चिल्लाया, सिक्योरिटी, इस लड़के को रोको, ये झगड़ा करने आया है। सिक्योरिटी हेड लपक कर आया और मेरी कॉलर पकड़ ली। तू इस कंपनी का कर्मचारी नहीं है, अपॉइंटमेंट भी नहीं है, अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने दबी आवाज में समझाया, मैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नया कर्मचारी हूँ, एचआर में रिपोर्ट करने आया हूँ। उसे शायद याद भी था मगर अकड़ नहीं छोड़ी। होने वाले सीईओ के पति को नाराज कर दिया, अब डीहेंग में कदम भी मत रखना। मेई साहब को नाराज किया तो सफाई वाले की नौकरी भी नहीं मिलेगी, निकल यहाँ से। यह कहकर उसने बाह उठाई और मुझे धकेलने लगा। मेरे दांत भिंच गए। जैसे ही शरीर का संतुलन बिगड़ा, अंदर की सारी ताकत एक झटके में बाहर आ गई। मैंने पलट कर उसकी कलाई थाम ली और एक साफ शोल्डर थ्रो में उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। ऑफिस का पीक टाइम था, चारों तरफ से कर्मचारी आ जा रहे थे। तमाशा देखने वालों की भीड़ जम गई। यार ये लड़का है या तूफान? मुझे सही याद है, हमारा सिक्योरिटी हेड कनाडा का चैंपियन है ना? एक ही दांव में चित हो गया। दिखने में दुबला पतला है मगर अंदर से लोहा है, वरना नया आदमी इतना झेल नहीं सकता। पहले ही दिन होने वाले सीईओ के पति को नाराज किया, ऊपर से सिक्योरिटी हेड को गिराया। अब भी नौकरी शुरू भी नहीं हुई और निकाला जाएगा। वैसे होने वाले सीईओ के पति की बात, वो तो उसने खुद ही अपना नाम रखा है। शेन सीईओ ने कभी माना ही नहीं कि उनका उससे कोई रिश्ता है। और किसने देखा है शेन सीईओ को उस पर मुस्कुराते? भीड़ की बातें सुनकर सिक्योरिटी हेड का चेहरा शर्म से तमतमा गया। वो जमीन से उठा और बाकी गार्ड्स पर चिल्लाया, खड़े क्या देख रहे हो, इस झगड़ालू को बाहर फेंको। 7-8 सिक्योरिटी गार्ड मुट्ठियां भींचते हुए मेरी तरफ बढ़े। भीड़ और घनी होती जा रही थी। उसी वक्त 88वीं मंजिल पर शेन चिंगक्यू मीटिंग के लिए निकलने ही वाली थी कि उनकी असिस्टेंट अन्ना हड़बड़ाती हुई दौड़ी आई। सीईओ मैडम, आज एक नया कर्मचारी पहले दिन ऑफिस आया है। नीचे लॉबी में अभी तक पूरे सिक्योरिटी दस्ते को धूल चटा दी है। शेन चिंगक्यू ने नजर उठाकर पूछा, कहां से रिक्रूट किया? इतना माहिर कैसे? 20 साल का लड़का है, हुआ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, नेशनल नेटवर्क टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पुरस्कार जीत चुका है। एचआर ने स्पेशल रिक्रूटमेंट से रखा है, हफ्ते में बस 2 दिन आएगा। शेन चिंगक्यू ने चुपचाप मेज पर उंगली थपथपाई। लॉबी का सीसीटीवी लगाओ, एक नजर देखती हूँ। जी सीईओ मैडम। अन्ना ने कंप्यूटर पर फुटेज खोली और शेन चिंगक्यू की आंखें एकदम ठहर गईं। 300 से ज्यादा स्क्वायर मीटर की लॉबी में लोगों की भीड़ थी और बीच में इधर उधर कई सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़े थे। उनके बीच एक लड़का, सफेद शर्ट, काली पैंट, सीना ताने खड़ा था। यह तो उनका वही छोटा पति था। कल स्कूल में मारपीट, आज कंपनी में आकर फिर वही काम। अन्ना ने सीईओ को चुप
देखा तो समझी कि वो नाराज है। घबराकर बोली, सीईओ मैडम आप परेशान ना हो, मैं अभी जाकर भीड़ हटाती हूँ और इस नए कर्मचारी को निकलवा देती हूँ। मगर अगले ही पल शेन चिंगक्यू की नजर थोड़ी गहरी हुई और वो बोली, एचआर मैनेजर को नीचे भेजो, इस लड़के को कॉन्ट्रैक्ट दो और जो सैलरी तय हुई है उसमें 10,000 और जोड़ दो। अन्ना ने थूक निकला, जी मैडम। शेन चिंगक्यू ने आगे कहा, और सिक्योरिटी हेड को सीधे बर्खास्त करो। रहा मेई मान्याओ का मामला, जाकर उससे कह दो मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। अगर उसने दोबारा खुद को डीहेंग के होने वाले सीईओ का पति कहा तो मेई परिवार को हुआदू से बोरिया बिस्तर समेत निकलवा दूंगी। जी सीईओ मैडम। बी टावर की लॉबी में जब मैंने देखा कि आखिरी सिक्योरिटी गार्ड भी उठ नहीं पा रहा तो मैंने बैग उठाया और चलने लगा। गुस्साहब, पीछे से एक दमदार आवाज आई। भीड़ में फिर सरगोशियां होने लगी। एचआर मैनेजर और वो असिस्टेंट भी साथ है। यह नया लड़का तो गया अब। मेईमान्याओ ने अन्ना को देखकर घमंड से बाल संवारे। देखा, मेरी होने वाली बीवी की असिस्टेंट खुद नीचे आई। डीहेंग में मारपीट करके देख लो, अब तैयार रहो निकलने के लिए। मैंने ठोड़ी उठाई, होंठों पर हिकारत की मुस्कान लाई। मेरा ज़मीर साफ था, चाहे कोई भी आए। पहले हाथ सिक्योरिटी ने उठाया था। एचआर मैनेजर झाओशिन मेरे पास आए। गुस्साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पूरे मामले में सिक्योरिटी हेड की गलती है। कंपनी ने फैसला किया है, सिक्योरिटी हेड को बर्खास्त किया जाएगा, बाकी गार्ड्स का बोनस काटा जाएगा। और गू साहब, पहले ही दिन इतना झेलना पड़ा, इसलिए कंपनी आपकी सैलरी में हर महीने 10,000 बढ़ा रही है। मुझे लगा शायद कानों में कुछ गड़बड़ है, मगर 10,000 की बढ़ोतरी सुनकर थोड़ी बेइज्जती क्या, थोड़ी उकसावेबाजी क्या। कंपनी ने इतना इंसाफ दिखाया तो अब मैं नाटक करूं तो वाकई नासमझ होऊंगा। मैंने झट से सिर हिलाया, शुक्रिया झाओ मैनेजर। यह सुनते ही डीहेंग के सारे कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। मेईमान्याओ जहां था वहीं खड़ा रह गया। अन्ना, यह क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल सीधा है, बिना वजह हमारे कर्मचारी पर हाथ उठाया। थाने न भेजना ही सीईओ मैडम की रहमदिली है। और गू चेन के बारे में, उन्होंने नेशनल नेटवर्क टेक्नोलॉजी में फर्स्ट प्राइज जीता है। सैलरी बढ़ाना कंपनी की ओर से सम्मान है। मेईमान्याओ कुछ और बोलना चाहता था मगर अन्ना ने मौका ही नहीं दिया। और हमारी सीईओ मैडम ने एक संदेश भिजवाया है, उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है और वो आपसे कभी शादी नहीं करेंगी। अगर आपने दोबारा खुद को डीहेंग के होने वाले सीईओ का पति कहा तो मेई परिवार को पूरे हुआ शेंग से हटवा दिया जाएगा। बात खत्म होते ही मैंने देखा मेईमान्याओ एक कदम पीछे हटा, जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मारा हो। उन्होंने सच में यही कहा। अन्ना का चेहरा भावहीन था, बस ठंडे शब्द निकले, मेई साहब ख्याल रखिए अपना। यह नतीजा मुझे बेहद पसंद आया। मेईमान्याओ को कैसे निकाला गया यह देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं फौरन मैनेजर के साथ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कराया। काम भी बेहद आसान था, बस इंटरनल नेटवर्क की सुरक्षा देखनी थी। मैंने एक फायरवॉल ठीक किया और काम हो गया। शाम 5 बजे मैंने ठीक समय पर पंच आउट किया। मोटरसाइकिल लेकर पार्किंग से निकला ही था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। ऑफिस छुट्टी का वक्त था, सड़क जाम से भरी पड़ी थी। तभी पीछे से एक रोल्स रॉयस नंबर 8888 और उसमें से सीईओ असिस्टेंट अन्ना नीचे उतरी। तेज कदमों से मेरे पास आई और मुझे एक रेनकोट थमाया जिस पर फ्रोजन का प्रिंट था। एल्सा राजकुमारी और जादू की छड़ी बनी थी। मेरे होंठ फड़फड़ाए, मगर बारिश तेज होती जा रही थी, कोई चारा नहीं था। शुक्रिया वांग असिस्टेंट। मैं पलटा ही था कि एक काली पोर्शे ने पीछे से मेरी बाइक की टेल पर जोर से टक्कर मारी। लाल शर्ट में एक मर्द उतरा और सीधे गाली बकने लगा। मोटरसाइकिल चलाते हो तो फुटपाथ पर क्यों नहीं चलते? मेरे आगे क्या घूम रहे थे? देखो मेरी नई गाड़ी का क्या हाल किया। मेरा पारा चढ़ गया। तुमने पीछे से मारा, पूरी गलती तुम्हारी है। 500 रुपए दो और गाड़ी हटाओ। मगर वो मर्द आंखें तरेर कर ठंडी हंसी हंसा। सपने देखते हो? तुमने अचानक ब्रेक लगाई। इंतजार करो, मैं पुलिस बुलाता हूँ। मैं एक तरफ हट गया। आज का दिन सच में बेकार रहा। बारिश में भीगा हुआ, ठंडा और खींचा हुआ, और वो मर्द अभी भी बकबक किए जा रहा था। 500 देने की बजाय उल्टा मुझसे 5,000 मांग रहा था। जब मेरा सब्र टूट गया और मैं खुद पुलिस बुलाने वाला था तभी एक साया मेरे ऊपर छा गया। सिर पर पड़ती बारिश एक बड़े छाते ने रोक ली और फिर वही ठंडी मगर सुरीली आवाज गूंजी, साहब छोटे बच्चों को अकेला पाकर परेशान कर रहे हैं, पीछे से टक्कर मारी और पैसे भी नहीं दे रहे, हम आप पर जबरन वसूली का केस कर सकते हैं। मैंने झटके से पलटकर देखा, आंखें फटी रह गई। मेरी सस्ती बीवी। वो मर्द एकदम सकपका गया मगर अकड़ बनाए रखी। डरा रही हो मुझे? मगर मेरी बीवी बिना एक शब्द कहे फोन निकालकर 110 दबाने लगी। वो मर्द तुरंत पिघल गया। रुको रुको, पुलिस मत बुलाओ, लो 500 लो। बेमन से पैसे निकालकर थमाए। मैंने ले लिए। उससे और बात करने का मन नहीं था। मरम्मत की दुकान वाली ने कहा गाड़ी कल तक ठीक होगी। मैं सोच ही रहा था क्या करूं, तभी मेरी बीवी ने अचानक कहा इस बारिश में गाड़ी भी नहीं मिलेगी, पास में मेरा एक फ्लैट है, चलो वहां। मैंने सोचा ठीक है, हम पति पत्नी हैं, कोई झिझक क्यों, चलते हैं। पूरे रास्ते हम दोनों एक ही छाते के नीचे चले। मैं थोड़ा सकुचाया और किनारे खिसक गया। वो फौरन छाता मेरी तरफ झुका देती। जब सोसाइटी में पहुंचे तो देखा उनकी आधी देह भीग चुकी थी। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी। इस शादी से कभी उम्मीद नहीं थी, मगर यह सस्ती बीवी निकली, बड़ी अच्छी इंसान। लेकिन जब फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे वो अचानक रुक गई। बार बार फिंगरप्रिंट लगाया मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर बड़ी शर्मिंदगी से बोली 1 मिनट, पासवर्ड याद नहीं आ रहा, फोन करके पूछती हूँ। मैं समझ गया। मैंने तो सोचा था इस शहर में 1 वर्ग फुट की कीमत 30,000 है, इस शहर में 1 वर्ग फुट 30,000 का है। एक देहाती इसे कैसे खरीद सकता है? यह फ्लैट जरूर किसी दोस्त या रिश्तेदार का होगा, वरना इन्हें मेन गेट भी ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगता, और पासवर्ड भी याद नहीं।
खैर औरतें भी इज्जत रखती हैं। मैंने सोचा मुंह पर पर्दाफाश नहीं करूंगा, मगर जैसे ही दरवाजा खुला मैं वहीं ठिठक गया। 200 से ज्यादा स्क्वायर मीटर का खुला खुला शानदार फ्लैट और एक विशाल फ्लोर टू सीलिंग खिड़की वाली बालकनी। हम दोनों ने नहा धोकर कपड़े बदले। जब मैं बाहर आया तो वो सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, बिल्कुल शांत, ठंडी, रहस्यमयी। एक पल के लिए मेरे मन में आया, यह सस्ती बीवी कहीं अरबपति तो नहीं। मगर अगले ही पल होश आया, आजकल देहाती लोग भी अच्छे रहते हैं, सुंदर हैं, रंग ढंग अच्छा है, यह तो स्वाभाविक है। तभी उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा और हाथ के इशारे से बुलाया, आओ। मैं जाकर बैठ गया। रहा नहीं गया, पूछ बैठा, अचानक वहां कैसे आ गई? पास में ही दफ्तर है क्या? उन्होंने मेरे लिए गर्म चाय डाली, मगर नजरें थोड़ी इधर उधर हुई, जैसे कुछ सोच रही हूँ। थोड़ी देर बाद बोली, फेंगलेई ग्रुप में काम करती हूँ। फेंगलेई ग्रुप? वो तो डिहंग टावर के ठीक सामने था। मैं खिलखिलाया, वहां तो बड़ी अच्छी कंपनी है, चौकीदार भी 8,000 पाता होगा। शाबाश। फिर मैंने बड़े फख्र से बताया, और सुनो, इत्तेफाका देखो, मैं भी तुम्हारे सामने वाले डिहंग में काम करता हूँ। हफ्ते में बस 2 दिन, काम हल्का, तनख्वाह अच्छी और पीएफ भी कटता है। सुनकर उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है। अगले ही पल पर्स से एक बैंक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। अब से यहीं रहो, ऑफिस पास है, कार्ड में पैसे हैं, जेब खर्च के लिए। मैं अवाक रह गया, यहाँ रहूं? अभी शादी भी नहीं हुई ठीक से, ये ठीक नहीं लगता। मैंने लाल चेहरे से धीरे से कहा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं चाहता। वो एक पल के लिए चौंकी, फिर उनकी गहरी मीठी आवाज मेरे कान में आई, छोटे से ज्यादा मत सोचो, हमारे बीच अभी कोई भावनात्मक नींव नहीं है, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगी। उन्होंने समझाया, अलग अलग कमरे होंगे, जब वो ऑफिस न जाए तो अपने घर भी जा सकती है, मेरी आजादी में कोई दखल नहीं। मगर मन में मैं सोच रहा था, यह फ्लैट तुम्हारा है भी नहीं, मैं यहाँ रहूं। फिर भी उन्होंने जेब खर्च भी दिया था। एक खूबसूरत बीवी का एहसान ठुकराऊं तो यह भी ठीक नहीं। मैंने सीधे साधे सिर हिलाया, ठीक है। सोचा भी जब उनकी सहेली का किराया मांगने का वक्त आएगा तब देकर निकल जाऊंगा। इस बीच कार्ड में जो आए उसे जोड़ता रहूंगा, आगे घर खरीदने के काम आएगा। बीवी पति को पालती है, कोई नई बात नहीं। उन्होंने पूछा, खाने में क्या बनाई? होटल से मंगवाई। मैंने तुरंत मना किया, पैसे क्यों बर्बाद करें, सोसाइटी के गेट पर ही सब्जी की दुकान है, चलो मैं बना देता हूँ। घर में ज्यादा खाना नहीं पकाया था, मगर घर का सादा खाना आता था। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाया, फिर मान गई और एक कागज का थैला मेरी तरफ बढ़ाया, पहले यह पहनो। मैंने झांक कर देखा, नए कपड़े, नहाते वक्त किसी से मंगवाए होंगे। शर्ट और पैंट, ब्रांड पहचान नहीं आया, मगर देखने में बढ़िया था। मन ही मन खुश हुआ, यह बीवी सच में अच्छी निकली, सुंदर, ख्याल रखने वाली, पैसे देने वाली, अच्छी नौकरी वाली, परफेक्ट। सुपरमार्केट में मैंने पहले तौलिया, टूथब्रश जैसी जरूरी चीजें उठाई, एक एक। तभी उन्होंने कहा, मेरे लिए नहीं लोगे? मुंह तक आई बात वापस निकल ली। सही कहा, यह उनकी सहेली का घर है, वहां उनका सामान कहां से होगा? मैंने हर चीज की 2 ली, जोड़े वाला सेट बन गया। तभी नजर पड़ी पिकाचू के चेहरे वाली चप्पलें, बेहद प्यारी, मगर कीमत देखी 79 रुपए। सोचा रहने दो, मगर उन्होंने बिना एक पल रुके दोनों, महिला और पुरुष वाली, उठाकर कार्ट में डाल दी। और फिर न जाने क्यों उनका हाथ मेरे सिर पर आ गया। लाड़ भरे अंदाज में बोली, फिक्र मत करो, इतना तो पाल सकती हूँ तुम्हें। मैं खिसिया गया, पैसे की बात नहीं कर रहा था, बस सोच रहा था तुम पिकाचू वाली चप्पलें पहनती हो। वो झट से पलट गई, बेपरवाही से बोली, और देखने का मन नहीं है, जल्दी जाओ सब्जी लो। जी जी। घर वापस आए तो माँ का फोन आ गया, हाँ माँ, बारिश हो रही है, जल्दी घर आ जा। मैंने फौरन कहा, माँ बारिश बहुत तेज है, आज दोस्त शुमो के यहाँ रुकूंगा। फोन रखा और पलटा तो उनकी ठंडी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थी। वो सोफे पर आराम से बैठी थी, मगर चेहरे पर नाराजगी साफ थी। मेरे साथ रह रहे हो और माँ को बताने की हिम्मत नहीं? घर वाले शादी के खिलाफ हैं। मेरा दिल धक से किया, जल्दी से बोला, नहीं नहीं, बस तुम अब भी हमारे घर गई नहीं हो ना? मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ। उन्होंने सुना, फिर बोली, यह मेरी कमी है, शनिवार को दादाजी की बर्थडे पार्टी पर मैं खुद आकर माफी मांगूंगी। मैंने हाथ हिलाया, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, भावना काफी है। यह कहकर मैं भागते हुए रसोई में घुस गया और जल्द ही 4 पकवान एक सूप धोए के साथ मेज पर सज गए। मिर्च वाला चिकन, देसी मछली, मसालेदार पनीर, हरी मिर्च आलू की सब्जी। वो बस देखती रह गई। खाने की खुशबू ने उनके चेहरे का भाव बदल दिया। मैंने हंसकर कहा, अब क्या देख रही हो, हाथ धोकर आओ, खाना खाते हैं। वो उठी, हाथ धोए, मेज पर आकर बैठी, मगर चॉपस्टिक नहीं उठाई। मैंने सोचा शायद शहर में नहीं है, थोड़ी झिझक होगी। उनके सामने चावल और सूप रख दिया, जैसे भी हमारी शादी हुई हो। अब एक घर है, मेरे साथ कोई संकोच मत करो, खाओ, एक घर। उन्होंने सिर नहीं उठाया, मगर चॉपस्टिक थामने वाला हाथ अचानक भिंच गया। अगले ही पल उन्होंने सबसे बड़ी चिकन की टांग उठाई और मेरे कटोरे में डाल दी। तुम छोटे हो, बढ़ रहे हो, ज्यादा खाओ। मैं ठगा रह गया। छोटे? मैं 20 साल का हूँ तो क्या मतलब? वो तो नहीं कह रही ना कि मैं वहां से। मैंने अनजाने में नजर नीचे डाली और मुंह बना लिया। तुम औरतें बड़ा ही पसंद करती हो ना? वो जो घूंट पी रही थी वो लगभग मुंह से निकल गया। खांसते हुए अविश्वास से देखा, आजकल के बच्चे इतने खुले हैं। मैंने आंखें घुमाई, तुम भी तो 27 की हो, यह भोलेपन का नाटक बंद करो। मुझे नहीं लगता कोई इतनी पवित्र होती है। उनके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आई। तो फिर अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर तुम्हारे साथ कुछ न करूं तो मैं औरत ही क्या? मैं डर के मारे पागलों की तरह सिर हिलाने लगा और तुरंत मक्खन मोड़ में आ गया। मेरी बीवी तो सब औरतों से अलग है, शरीफ, दरिया दिल, इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत। ये कहते ही मैंने सिर झुकाकर तेजी से खाना खाने लगा। उनकी तरफ पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी। यह औरत बहुत खूबसूरत है, ज्यादा देखूंगा तो खुद ही पागल हो जाऊंगा। वो धीरे से हंसी और मेरे कटोरे में एक और चिकन की टांग डाल दी। फिर बोली, मेरे साथ सो भी सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे मुंह से झट से निकला, नहीं। वो थोड़ा नाराज होकर देखने लगी। सुना नहीं, नाज नखरे वाला मर्द सबसे भाग्यशाली होता है। छी। अचानक मुझे सुबह वाला वो इंसान याद आया जो बनावटी आवाज में बोल रहा था। मैंने उन्हें बताया, सुनो, सुबह एक आदमी था जो मुझे अपना
टिफिन उठाने का हुक्म दे रहा था, खुद को भविष्य का सीईओ का पति बता रहा था। ऐसे लोग बड़े धोखेबाज होते हैं, बाहर जाओ तो सावधान रहना। वैसे अच्छा हुआ हमारी सीईओ ने भी उसे असिस्टेंट से निकलवा दिया। मैं मजे से बता रहा था, तभी देखा वो कब से बाहें बांधे बैठी थी, भौहें थोड़ी चढ़ी हुई। अचानक पूछा, तुम्हें अपनी सीईओ से लगाव है? लगाव कैसा? मैं उन्हें जानता भी नहीं, बस खुश हूँ कि उस बदमाश की बेइज्जती हुई, लगा जैसे मेरी इज्जत हुई। उनसे और बात करने का मन नहीं था। मैं सीधे कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह 7 बजे अलार्म बजा। आंख खुली तो बाहर मूसलाधार बारिश थी। मैं हॉल में आया। शेन चिंगक्यू ट्रेडमिल पर पसीना बहा रही थी। मैं पास गया। सुबह क्या खाओगी? मैं बना देता हूँ। बिना पलटे बोली, कुछ भी, मैं नखरेबाज नहीं हूँ। तो मैंने सच में कुछ भी बना दिया। 2 गिलास गर्म दूध और 2 अंडे के चीले। नाश्ते के बीच में खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, यह बारिश आज क्यों पड़ रही है? काश वीकेंड पर पड़ती, घर पर बैठकर चाय पीते, चिप्स खाते, सीरीज देखते, क्या मजा होता। वो कुछ बोली नहीं, उठकर कमरे में चली गई। मगर थोड़ी देर बाद उन्होंने असिस्टेंट को फोन किया, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को मैसेज करो, गुड चैन को आज छुट्टी है, बारिश बहुत तेज है। फोन के उस तरफ असिस्टेंट खलूश होकर बोली, सीईओ मैडम, आप कितनी ख्याल रखती हैं कर्मचारियों का? शेन चिंगक्यू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने कहा गुचेन की छुट्टी है, बाकी सब बारिश में भी आएंगे। असिस्टेंट अंदर से बोली, हम बारिश में आना हमारे लिए सुरक्षित है, हम उनकी दुनिया के नहीं हैं। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आई, छुट्टी का मैसेज। मैं खुशी से उछल पड़ा, वाह, हमारी सीईओ सच में गजब है, ऐसी कंपनी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। अभी अभी तैयार होकर निकल रही शेन चिंगक्यू को हाथ हिलाया, तुम जाओ ऑफिस, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे कमरे में घुस गया और वो वहां खड़ी हवा में अकेली रह गई। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचकर उन्होंने असिस्टेंट से पूछा, जो उनसे कभी नहीं सुना था, बताओ जब कोई औरत पहली बार ससुराल जाती है तो क्या लेकर जाती है? असिस्टेंट ने बिना सोचे पूछा, लड़के के घर का हाल क्या है? शहर की बस्ती में रहते हैं, पाव भाजी की दुकान है। असिस्टेंट ने उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। तो रिवाज के हिसाब से आधा सुअर, 1 बकरा, 20 पेटी शराब, 20 कार्टन सिगरेट, 20 पेटी दूध और 1 फोन। शेन चिंगक्यू ने सुना, होंठ दबाए, नाक भौं चढ़ाई। सामान तो बहुत है मगर एक भी कीमती चीज नहीं। फिर भी उन्होंने सिर झुकाकर एक कागज पर कुछ लिखा और असिस्टेंट को थमाया, इस लिस्ट के हिसाब से सब तैयार करो, शनिवार सुबह 10 बजे इस पते पर पहुंचाना है। असिस्टेंट कागज थामे हक्की बक्की रह गई। या सीईओ मैडम आखिर करना क्या चाहती हैं? और शनिवार आ गया। दादाजी का 80वां जन्मदिन था। हमारा पूरा परिवार औपचारिक कपड़े पहनकर सुबह से मदद करने पहुंच गया। मगर बड़े ताऊजी का परिवार, वो तो जैसे नुमाइश करने आए थे, नए नवेले कपड़े, चमकते गहने, जैसे दुनिया को दिखाना हो कि पैसा है। खासतौर पर मेरे चचेरे भाई गुलिन, ब्रांडेड कपड़े, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखें चुंधिया जाएं, तो चुंधिया जाएं। तभी बाहर से एक स्पोर्ट्स कार की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गुलिन चिल्लाया, जरूर शुएइंग आ गई, और भागकर बाहर निकल गया। अगले ही पल एक चमचमाती BMW Z4 गेट के सामने रुकी। अन शुएइंग धूप का चश्मा लगाए, हाथ में 2 बोतलें मामे थामे अकड़ के साथ उतरी। बड़ी ताई जी फौरन लपक कर आई, जैसे पूरे मोहल्ले को सुनाना हो, अरे शुएइंग आई तो आई, इतना कीमती सामान क्यों लाई? मावताई, 1 बोतल 3000 की होती है। अन शुएइंग ने चश्मा उतारा, इठलाते हुए बोली, आज दादाजी का 80वां है, माँ ने खाता है नहीं, माँ ने खास कहा था अच्छी शराब लेकर जाना। आसपास के पड़ोसी और मेहमान फुसफुसाने लगे, अरे परिवार के बेटे की किस्मत अच्छी है, बहू सुंदर भी, पैसे वाली भी। और गुचेन बेचारा, एक देहाती बीवी जिसे 6 महीने में एक बार भी देखा नहीं। दादा ने जिद की, अपने पोते का बर्बाद कर दिया। आन शुएइंग की छाती और चौड़ी हो गई। वो सीधे मेरे पास आई और बड़े ही नाक ऊंचे लहजे में बोली, भाई दादाजी का जन्मदिन है, अपनी भाभी को नहीं बुलाया? मैं कुछ बोलता इससे पहले गुलिन ने व्यंग्य से कहा, शुएइंग छोड़ो, गुचेन ने आज तक अपनी बीवी को देखा भी है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से 2 बड़े ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ड्राइवर ने सिर निकालकर आवाज लगाई, यहाँ गुचेन जी का घर है। मैं हैरान होकर बाहर आया। हाँ क्या बात है? शेन चिंगक्यू मैडम ने भेजा है। एक ट्रक में आपकी माँ के लिए पहली मुलाकात का तोहफा है, दूसरे में दादाजी के जन्मदिन का उपहार। क्या? शेन चिंगक्यू, मेरी वो रहस्यमयी बीवी? मैंने फौरन पूछा। वो खुद कहाँ है? ड्राइवर ने कंधे उचकाए, पता नहीं। तभी बड़ी ताई जी कैगुशियांग ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, अरे वो तो गुचेन की बीवी होगी, 2 ट्रक भरकर तोहफे भेजे, देखते हैं क्या कीमती चीजें हैं। मगर उनकी बात खत्म होते ही ड्राइवर ने ट्रक से आधा स्वर उतारा। बड़ी ताई जी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो हंसते हंसते दोहरी हो गई, हा 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 हा, गुचेन तेरी बीवी गांव की है तो सही, तोहफा भी गंवारू लाई, इतना देसी उपहार। आसपास के लोग भी कानाफूसी करने लगे। सबकी आंखों में तरस और मजाक था। एक ही घर की 2 बहुएं और जमीन आसमान का फर्क। मेरी बड़ी बहन गुयुम्मो वहीं खड़ी भड़क गई, ताई जी देहाती है तो क्या हुआ, भाभी ने हमारा सम्मान किया, यही तो मायने रखता है। मेरी दूसरी बहन गुशुयाओ ने भी कहा, मेरे भाई ने देहाती बहू लाई, इसमें क्या बुराई है, भाभी घर चला ना पाए, हम 3 बहनें हैं ना। तीसरी बहन ने तो सीधे मेरे सामने आकर कहा, फिक्र मत करो गुचेन, गुलिन को जो मिला वो सब तुम्हें भी मिलेगा, वो सब मेरे लिए लड़ रही थी। तभी भीड़ में से एक चीख उठी, अरे भगवान, ये तो सब मावताई है, और सॉफ्ट झोंगा हुआ सिगरेट भी। एक पल में सबकी नजरें ट्रक पर जम गई। ड्राइवर एक के बाद एक पेटियां उतार रहा था। पूरी 20 पेटी मावताई शराब, 20 कार्टन सॉफ्ट झोंग हुआ। बाप रे, बस ये एक ट्रक ही 50 लाख का होगा। और डरावनी बात यह, दोनों ट्रकों में बिल्कुल एक जैसा सामान है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर। गुचेन की बीवी जरूर देहाती नई नवेली अमीर है, और आन शुएइंग की 2 बोतलें उनके सामने तो वो बच्चों का खेल लग रही थी। माँ ने पास आकर धीरे से पूछा, तेरी बीवी आखिर करती क्या है? मैं जवाब देता इससे पहले ड्राइवर एक सैनिक हरे रंग का बैग
बैग लेकर मेरे सामने आया। गुस्सा, यह शेन चिंगक्यू मैडम की तरफ से आपके लिए 20 लाख नकद है, कृपया गिन लें। 20 लाख। चारों तरफ एक साथ सांसें रुक गईं। सबकी ईर्ष्या भरी नजरों के बीच मैंने धीरे धीरे बैग खोला। अंदर लाल नोटों की करीने से सजी गड्डियां भरी पड़ी थी। मैंने 2 नोट निकाले और ड्राइवर को दिए। शुक्रिया भाई साहब, मेहनत की। ड्राइवर के जाते ही सारे मेहमान दीवाने हो गए। चारों तरफ से घेर लिया। हुसैन भाई, ये बहू आई कहां से? इतनी दौलत और इतनी दरियादिली। भांति भांति की तारीफें सुनकर मुझे हंसी छूट रही थी। और कैगुशियांग का परिवार, उनके चेहरे का रंग जिगर जैसा हो गया था। आन शुइंग तो अपनी माओताई की बोतलें वहीं फोड़ देना चाहती थी। मैंने मन में सोचा, अब बताओ गंवार कौन है? गुलिन ने फिर भी हार नहीं मानी। जलन छिपाते हुए बोली, गुचेन, तेरी बीवी नई नवेली अमीर है, संभल कर रहना। 6 महीने से लापता, आज भी सिर्फ सामान भेजा, खुद नहीं आई। लगता है शक्ल ऐसी है जो दिखा नहीं सकती। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। गेट से एक ठंडी शांत मगर धारदार आवाज आई, माफ करना छोटे, देर हो गई। और अगले ही पल एक ऊंची शाही आभा वाली महिला अंदर आई। नयन नक्श एकदम तराशे हुए, रूप अद्भुत। उनकी गहरी एकहरी आंखों की एक झलक ने पूरे आंगन को खामोश कर दिया। यहाँ तक कि बीच चबाती बुजुर्ग औरतें भी रुक गईं। वाह, ये लड़की तो बला की खूबसूरत है। मैं फौरन आगे बढ़ा और स्वाभाविक रूप से उनकी बाह थाम ली। मुस्कुराते हुए सबसे मिलवाया। यह है मेरी बीवी शेन चिंगक्यू। भीड़ में तूफान आ गया। अरे बाप रे, गुचेन की तो लॉटरी लग गई। बीवी अमीर भी है और फिल्मी हस्तियों से भी ज्यादा सुंदर, और सास को इतना सम्मान। किसी किसी की तरह नहीं जो बस 2 बोतल शराब लाए। गुचेन तो हमारे यहाँ का असली खुशनसीब है। तारीफों के बीच शेन चिंगक्यू पहले दादाजी के पास गई। दादाजी, आपको दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। मेरे दादाजी बाहर छुट्टियों पर हैं। उन्होंने मुझे आपको आशीर्वाद देने भेजा है। दादाजी ने पोती बहू को इतना शानदार देखा तो मन की सारी चिंता दूर हो गई। हंसते हंसते बोले, बहुत अच्छा चिंगक्यू बेटा, बैठो, आगे से आती रहना, इतना खर्च मत करो। फिर वो माँ बाप के सामने आई। पिताजी, माँ जी माफ करें, मैं पहले विदेश में थी, अब आकर आशीर्वाद ले रही हूँ, देर के लिए क्षमा करें। असल में वो बाहर खड़ी सब सुन चुकी थी। पिताजी थोड़ा रौब जमाने वाले थे, मगर माँ पहले ही खिल उठी। एक घर के लोग हैं, कोई 2 बातें नहीं, बबते नहीं, बस तुम दोनों मिलकर खुश रहो, यही काफी है। माँ को यह बहुदिल की गहराई से पसंद आ गई। उन्होंने माओ ताई की 2 बोतलें उठाई और कैगुशियांग को देते हुए बोली, बड़ी जिठानी, लो बड़े भाई साहब के लिए ले जाओ, आप लाई थी, वापस करते हैं। कैगुशियांग का चेहरा काला पड़ गया। दिल ही दिल में जल भुन गई, मगर मुस्कुराते हुए बोतलें लेनी पड़ी। और गुलिन जैसे गले में कांटा अटक गया हो। वो शेन चिंगक्यू को घूरती रही, नजरों में पछतावा और जलन। काश पहले पता होता शेन चिंगक्यू इतनी सुंदर और इतनी अमीर है, तो क्या वो उन्हें मेरे लिए छोड़ती? खाने की मेज पर तो उसका हाल और बुरा हो गया। शेन चिंगक्यू जिस शान से मुझे खाना परोस रही थी और पास में आन शुइंग मुंह भरकर खाए जा रही थी, गुलिन का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। आन शुइंग भी बेवकूफ नहीं थी। मंगेतर की नजर समझ में आ गई। सबके सामने नीचा दिखाया गया था। मन में आग धधक रही थी। उसने एक के बाद एक पैग चढ़ाए और शराब की आड़ लेकर मेरी बीवी पर वार किया। सुना है आप देहात से आई हैं, कहां से बताइए? शेन चिंगक्यू ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी भोले बच्चे को देखती हूँ, मगर शांत स्वर में बोली, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से PhD, फ्रेंगलेई ग्रुप में हूँ। पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। दादाजी भी अवाक रह गए। दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, देश की नंबर 2 कंपनी, यह बहु तो इंसानों में हीरा है। मगर आन शुइंग ने हार नहीं मानी तो हुआडोंग में घर गाड़ी खरीदी। शेन चिंगक्यू ने हल्के से सिर हिलाया। 2 घर 2 गाड़ियां। इस पर आन शुइंग एकदम पिल पड़ी। घर की जगह, साइज सब पूछने लगी। एक देहाती मुझसे ज्यादा अमीर हो, यह मानने को तैयार नहीं थी। तभी शेन चिंगक्यू थोड़ा सोचने लगी। कैगुशियांग ने मौका देखा, फौरन चुभती आवाज में बोली, कोई बात नहीं बेटा, जो है वो बताओ। तुम्हारे जेठ का शादी का घर भी बस 160 स्क्वायर मीटर का है, 90 लाख का। शेन चिंगक्यू ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, बुरा नहीं है। मेरा एक घर शहर के बाहर है और एक छोटा वाला पुराने शहर में, कोई 200 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज्यादा। आन शुइंग ने शराब का गिलास जोर से मेज पर पटका। मुझे बेवकूफ समझती हो? पुराने शहर में 1 वर्ग मीटर 30,000 से ज्यादा का है। 200 मीटर मतलब 7-8 करोड़। बड़ी झूठी हो। कैगुशियांग भी चीख पड़ी। बस दिखावा करने के लिए इतनी महंगी शराब भेजी, अमीर बनने का नाटक। सच में बेवकूफ है। मैं तो यही कहता हूँ, मैं एक अनाथ जैसा लड़का, मेरी किस्मत उनके बेटे से बेहतर कैसे हो सकती है? मैं गुस्से में जवाब देने ही वाला था, तभी शेन चिंगक्यू ने मेरी बाह थाम ली और शांत स्वर में बस 2 शब्द कहे, खाना खाओ। उनके इस बेफिक्र अंदाज ने कैगुशियांग की आग में घी डाल दिया। उन्हें लगा यह झेप रही है, नाटक कर रही है। घर लौटे तो माँ ने शेन चिंगक्यू के लिए चाय बनाई और प्यार से बोली, चिंगक्यू बेटा, माँ जानती है तू इज्जत बचाना चाहती थी, मगर माँ पैसे देखकर प्यार नहीं करती। तुम दोनों मेहनत करो, घर तो हो ही जाएगा। शेन चिंगक्यू के दिल में एक गर्म लहर उठी। उन्हें पता था माँ भी समझ रही थी कि वो बढ़ चढ़कर बोल रही थी। फिर माँ ने कहा, आज रात यहीं रुक जाओ। मैं तुरंत बोल पड़ा, माँ रुकेंगी तो सोएंगी कहाँ? माँ ने बिल्कुल सहज भाव से जवाब दिया, तेरे साथ और कहाँ? 6 महीने हो गए शादी को, पुरानी जोड़ी हो, अब भी शर्म। मैं वहीं पानी पानी हो गया पूरे परिवार की नजरों के सामने। दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, साथ सोएंगे। शेन चिंगक्यू मेरे साथ ऊपर आई। मैंने मन में सोचा, ठीक है, मैं जमीन पर सो लूंगा। मगर वो सच में मेरे कमरे में आ गई। कमरे में आते ही माहौल बेहद अजीब हो गया। मैंने सोफे की तरफ इशारा किया, वो बैठ गई। दोनों खामोश। तभी दरवाजा खटखटाया। बड़ी दीदी जानबूझकर अंदर आ गई। बांधे ठंडी नजरों से मेरी बीवी को देखा। हमारे घर में पैसे से ज्यादा इंसान की कद्र होती है, बेकार की बड़ी बड़ी बातें मत करना। यह कहकर उन्होंने एक बैंक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। इसमें 20 लाख हैं, मेरे मुकाबले की इनामी रकम। इसमें थोड़ा और जोड़कर घर के लिए
लिए डाउन पेमेंट करो। मैं कुछ बोलता इससे पहले धड़ाम से दरवाजा बंद कर चली गई। मैं अभी सोच ही रहा था कि दरवाजा फिर खुला। दूसरी दीदी बिना एक शब्द कहे मेज पर एक कार्ड पटका। 30 लाख हैं, घर खरीदो। मैंने कहा दीदी। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और पलट गई। फिर तीसरी दीदी गुवांतांग आई। वो आई और शेन चिंगक्यू के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा। एरमेस की कमीज, वर्साचे का सूट, किसी बड़े उस्ताद की हाथ से बनी घड़ी। उन्होंने जीभ चटकाई। अगर यह सब असली है तो करोड़ों का होगा। मेरी बीवी मुस्कुराई। सब नकली है मगर घर असली है। तीसरी दीदी ने तिरछे होंठ किए। एक शब्द नहीं माना मगर अपना कार्ड निकालकर मेज पर फेंका। अपने लोगों के सामने नाटक बंद करो। इसमें 1 करोड़ है, घर पूरे दाम पर खरीदो। लेकिन एक बात साफ, अगर मेरे भाई को तकलीफ दी तो हम तीनों माफ नहीं करेंगे। मुझे लगा अब यह सब खत्म हुआ मगर माँ भी धीरे धीरे अंदर आई। हाथ में एक बैंक बुक और एक कार्ड था। चिंगक्यू, तूने जो शराब और सिगरेट भेजे थे वो मैंने वापस कर दिए और 30 लाख मिले। तूने जो 20 लाख भेजे उसमें मेरे और तेरे ससुर के 20 लाख की बचत मिला दो। जाओ जल्दी घर खरीद लो। घर हो तो जिंदगी ठीक से चलती है। मैं मेज पर बिखरे कार्ड और बैंक बुक देखता रहा। दिमाग घूम गया। इस एक पल में मैं 2 करोड़ का मालिक बन गया और मेरी बीवी वो एकदम चुप हो गई। उन्हें एहसास हो गया अब चाहे वो अपनी असलियत बता दें यह पूरा परिवार उन पर यकीन नहीं करेगा। मैं भला परिवार का पैसा कैसे लेता। मैंने एक एक कार्ड और बैंक बुक उठाई और सबको वापस कर दी। शाम होने लगी। पिताजी की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। युमो, रसोई में माँ की मदद करो। शुयाओ, जरा कुछ पकाया हुआ ले आओ। वानतांग, भुना हुआ मेमना देखना। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा नीचे जाकर हाथ बटाऊं। मैंने बेगुनाह चेहरे से सिर हिलाया। हमारे घर में मुझे कुछ नहीं करना होता मगर वो उठकर नीचे चली गई। जो बड़ी बेगम जैसी शेन चिंगक्यू ने कभी घर का काम नहीं किया था वो खुद हाथ बटाने जा रही थी। नीचे पिताजी और तीसरी दीदी बाहर बारबेक्यू की चूल्हे पर उनकी भेजी हुई भेड़ भून रहे थे। तीसरी दीदी ने उन्हें देखकर कहा ब्रांडेड कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम नहीं दे सकते दाम। मगर मेरी बीवी ने बिना झिझके कोट उतारा और हल्के से कहा गंदे हुए तो और खरीद लूंगी, इतना क्या। तीसरी दीदी ने मुंह बनाया और ब्रश थमा दिया। वाह, बड़ी बात करती हो, तो चलो मेमने पर तेल लगाओ। अगले ही पल दूसरी मंजिल से मुझे आवाजें सुनाई दी। ज्यादा ज्यादा तेल डाल रही हो या नहाने की बाल्टी उलट रही हो। पलटाओ, जल गया। आंखें हैं या नहीं। मुझे दीदी मत बुलाओ, तुम मेरी दीदी हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी करो, आग बुझी जा रही है। मुझसे रहा नहीं गया, धड़ धड़ नीचे उतरा। दीदी, गला साफ करने की मशक्कत है क्या। मेरी बीवी पर इतना क्यों बरस रही हो, वो तुमसे 5 साल बड़ी है, जरा इज्जत तो करो। तीसरी दीदी मुंह बनाकर बोली देहात से आई है, कुछ नहीं आता, किसी अमीर घर की बिगड़ी राजकुमारी की तरह है। मैंने झट से मेरी बीवी के हाथ से ब्रश लिया और उन्हें आराम करने भेज दिया। वैसे मैं उन्हें बचा नहीं रहा था, डर था कहीं हमारे घर से मन न खट्टा हो जाए। मगर वो नाराज नहीं हुई बल्कि उनका मूड अच्छा लग रहा था। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गई, आरामदेह अंदाज से पीठ टिकाई। तीसरी दीदी मुझ पर झल्लाई, नमका हराम, अभी से उसकी तरफदारी। बस वो चेहरा देखकर दीवाने हो गए। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया सुंदरता ही न्याय है, यह नहीं पता था। तभी दूसरी दीदी बाजार से लौटी 4 गिलास बुलबुल चाय लेकर। आखिरी गिलास सीधे मेरी बीवी की तरफ बढ़ाया। मेरी बीवी ने कभी बुलबुल चाय नहीं पी थी। झट से मना किया, नहीं चाहिए। दूसरी दीदी ने उनके हाथ में जबरदस्ती थमा दिया, चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो, जब तक मेरे भाई की बीवी हो, पियो, हम पीते हैं, तुम भी पियो। हम सब यूं बैठे बुलबुल चाय पीते रहे। माँ बाप और बहनें व्यस्त थीं। सूरज ढल रहा था, चूल्हे से धुआं उठ रहा था। पड़ोसी मेहमान सब तारीफ कर रहे थे। गु परिवार के बेटे की किस्मत अच्छी है। भुना हुआ मेमना परोसा गया। जल्द ही रात का खाना तैयार हो गया। देग वाला चिकन, देसी लाल मछली, मांस, भुनी हुई पूरी भेड़, मीठी खट्टी पसलियां, पूरे 16 पकवान। मेरी तीसरी बहन खुद को रोक न सकी और बोल पड़ी, माँ ने हमारे लिए कभी इतनी बड़ी दावत बनाई है क्या। माँ ने पायबाती, माँ ने सीधे उसके माथे पर उंगली टिका दी, तू भी एक दामाद ले आ, तुझे भी यही शाही मेहमान नवाजी मिलेगी। पर मेरी तीनों बहनें, एक 26 साल की, एक 24 की, एक 22 की, तीनों के पास एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था। दूसरी बहन ने तुरंत पलटवार किया, आज दीदी की खुशी का दिन है, रिश्तों की बात मत करो, अशुभ होता है, चलो पियो। यह कहते हुए दूसरी बहन ने वुलियांगे की एक बोतल खोली, फिर रेड वाइन की भी। पापा भी खुशी से चिल्लाए, सबके गिलास भरो, आज पूरा परिवार खुश है। जाम पर जाम चढ़ने लगे। तभी मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी शेन किंग्क्यू का गिलास ढक लिया। दीदी, इसे कुछ दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, ज्यादा पीना ठीक नहीं। मेरा दिल धड़क रहा था, नशे में पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए। पर मेरी पत्नी ने सच में मेरा साथ दे दिया। उसने 2 बार खांसा और बोली, हाँ पेट में तकलीफ है, डॉक्टर ने कम पीने को कहा है। यह सुनते ही पापा ने भी अपना गिलास नीचे रख दिया। लेकिन तीसरी बहन नहीं मानी, अरे नहीं, वो ना पिए, हम तो पिएंगे, उस पर वैसे भी बहुत बोझ रहता है, आज मन भर के आनंद लेने दो। पर दूसरी बहन डॉक्टर थी, बोली कल ऑपरेशन है, नहीं पी सकती। बड़ी दीदी ने हाथ हिलाया, बोली क्लाइंट के साथ पहले ही बहुत पी चुकी हूँ। यहाँ तक कि पापा भी माँ से डरकर चुप हो गए। मैंने होंठ बिचकाए और खुद के लिए एक गिलास भर लिया। आओ तीसरी दीदी, मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ, तुमने ही तो घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे ना, ऐसी दीदी के साथ पीना तो बनता है। नतीजा यह रहा कि हम दोनों खूब पीकर धुत हो गए। तीसरी दीदी फूट फूट कर रोने लगी, मेरी जिंदगी बहुत बुरी है, बचपन में दोनों दीदियों ने मारा, बड़ी हुई तो शादी के लिए सताया जाने लगा। अगले जन्म में मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आऊंगी। और मैं बेवकूफों की तरह हंसता रहा। उनके कंधे पर थपकी देकर बोला, दीदी तुम बहुत मुश्किल में हो, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, घर में माँ बाप का प्यार, बाहर दीदियों का सहारा और अब एक पत्नी भी मिल गई। हा हा हा। माँ से और सुना नहीं गया। वो झट से मेरा मुंह दबाने आई। हा हा हा। किंगक्यू, बुरा मत मानना, यह लड़का पीता कम है, आज बस ज्यादा खुश हो गया। शेन किंगक्यू ने सिर हिलाया, मैं समझ रही हूँ माँ, आप सब आराम करने जाइए, मैं इसे सुला देती हूँ। ठीक है, तुम्हें
तकलीफ हुई। जब किंक्यू मुझे कमरे में ले गई मैं अभी भी मस्त था। सुनो, मेरी पत्नी तो टॉप हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत है, बाहर ले जाने में कितनी शान आती है। शेन किंक्यू होंठों पर हल्की मुस्कुराहट लाई, हाथ बढ़ाकर मेरी कमर थाम ली। मुझसे प्यार करते हो? मैंने सिर उठाया, नशीली आंखों से उसे देखा। अरे यह तो मेरी सुंदर पत्नी है, तुम यहाँ कब आई? किंक्यू के मुंह से बोल निकलने से पहले ही मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन थाम ली। शिश, कुछ मत बोलो, एक किस दो। मैंने आज तक कभी किस नहीं किया। शेन किंक्यू का दिल अचानक तेज धड़क उठा, मेरी कमर थामा, उसका हाथ जैसे गर्म हो गया, उसकी आवाज भारी हो गई। घूशेन, तुमने जानबूझकर पिया है ना? नशे के बहाने फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। हम पति पत्नी हैं। फायदा वाली बात कहां से आई? शादी के बाद ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। चिंता मत करो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस एक किस, बस। ये कहते ही मैंने आंखें मूंद ली और किंक्यू के होंठों पर होंठ रख दिए, ठंडे और मुलायम। मुझे किस करना नहीं आता था, बस मुंह खोलकर उसके होंठों पर धीरे धीरे चोंच मारता रहा। ना समझ किंक्यू ने धीमे से हंसते हुए अपना हाथ मेरे सिर के पीछे रखा और मेरे होंठों पर अपने होंठ सजाने लगी। पहले तो बस सिखाना था, पर मैं पूरा का पूरा उसकी बाहों में समा गया। उसकी सांसें थोड़ी भारी होने लगी और हाथ अनजाने ही ऊपर सरकने लगा। तभी मैंने उसे हल्के से धकेल दिया। बस अब और नहीं, और किस करेंगे तो पेट की तकलीफ बढ़ेगी। किंक्यू के मन में एक पल के लिए सब रुक गया। माथे पर लकीरें खिंचाई। हिलो मत, मुझे सुला दो। मुझे धुलवा पहुंचाकर सुलाने के बाद वो खुद नहाने गई। अगली सुबह आंख खुली तो बगल में एक खूबसूरत चेहरा था। यार, मैंने तो कल जमीन पर सोने का फैसला किया था, ये क्या हो गया? कुछ और सोच पाता। इसी बीच किंक्यू भी जाग गई। उसने मेरे कंधे पर थपकी दी। क्या हुआ? मैं उछलकर पीछे हट गया। मैं ठीक हूँ। मैं जो आमतौर पर बड़बड़ाता रहता हूँ उस वक्त बिल्कुल डरे हुए खरगोश जैसा दिख रहा था। किंक्यू समझ गई। कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि कल रात हम दोनों के बीच कुछ हुआ? मैं क्या कुछ नहीं हुआ। किंक्यू ने भौं उठाई और मुस्कुराते हुए मेरे कान के पास झुककर बोली, तुम तो चाहते बहुत थे, मुझे पकड़कर किस करते रहे, यहाँ तक कि बच्चा पैदा करने की भी बात कह दी, पर मैं तो शरीफ इंसान हूँ, मैंने सीधे तुम्हें दूर कर दिया, तो कुछ नहीं हुआ। जाओ तुम। मैंने उसे एक लात मारी। नशे में मुंह से कुछ भी निकल जाता है। मैं मुंह धोने जा रहा हूँ। यह कहकर मैं भागते हुए बाथरूम में घुस गया। किंक्यू बिस्तर पर बैठकर और भी चौड़ी मुस्कुराहट से देखती रही। नीचे उतरते ही मैंने उसे रोका। कौन से मसाले वाले पाव चाहिए? मैं रसोई से ले आता हूँ। सुबह के 8 बज रहे थे और वीकेंड होने की वजह से पाव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जरूर होगी, ज्यादातर मोहल्ले के लोग। किंक्यू को देखेंगे तो गॉसिप का दौर शुरू हो जाएगा। पर किंक्यू को मेरी यह सोच कहां पता थी। वो हंसकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे परोसे जाने की जरूरत नहीं, और वैसे भी सास ससुर को नीचे जाकर नमस्ते तो करनी होगी। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं बेबस होकर पीछे चला गया। नीचे मोहल्ले के चाचा चाची सच में बड़े उत्साह से मिले। घूशेन उठ गया, अभी खाया नहीं ना? शेनजही के पाव अभी ताजे निकले हैं, आओ साथ खाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हंसूं या रोऊं। तभी किंक्यू ने बड़े नेता वाले अंदाज में बोला, सबका शुक्रिया घूशेन और मुझ पर इतना प्यार बरसाने के लिए। आज यहाँ जो भी है सबका नाश्ता मेरी तरफ से, सब मजे से खाएं। वहाँ कोई 20-25 लोग रहे होंगे, सब एकदम खुश हो गए। एक घर के लोग ही एक जैसे होते हैं। ये छोटी शेन कितनी अच्छी और खूबसूरत है, घूशेन के लिए एकदम सही जोड़ी है। पर कुछ लोग थे जिनकी बातें इतनी मीठी नहीं थी, जैसे गू लिंग का दोस्त च्यू यीचेन। वो व्यंग्य से बोला, घूशेन भाई, मैं सीधे कहूंगा, तुम्हारी यह पत्नी दिखावे की आदी हो गई है क्या? खुद तो जैसे तैसे दिखावा करती है, अब तुम्हारे माँ बाप की दुकान को भी मुफ्त में बांटने लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस एक हो। शेन किंक्यू ने उसे ठंडी नजरों से देखा और शांत आवाज में बोली, चिंता मत करो, मेरे सास ससुर इतनी मेहनत करते हैं, मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। इन सब पाव का पैसा मैं 2 गुना दूंगी। रिश्ता रिश्ता होता है, कारोबार कारोबार। आज मेरी तरफ से दावत है, बस सब मिलकर खुश हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो जाने के लिए दरवाजा खुला है। बाकी सब ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चारों तरफ से आवाजें उठी और च्यू यीचेन चुपचाप चॉपस्टिक पटक कर चला गया। मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं सिर झुकाकर खाता रहा। जब सब ग्राहक चले गए तो किंक्यू ने पापा गुशान से पूछा, पापा आज इन सबके नाश्ते का कुल कितना हुआ? कार्ड से दूंगी। पापा ने हाथ पहुंचते हुए कहा, अरे हम कौन से अजनबी हैं, मैं तुमसे पैसे लूंगा। पर किंक्यू अड़ी रही। मैंने पहले ही कह दिया था, एक बात अलग रहती है। पापा ने उसे देखा और एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, तुम बड़ी समझदार हो, पापा को तुम पर पूरा भरोसा है। फिर उन्होंने सीधे पीओएस मशीन निकाल ली। कुल 72 रुपए हुए। कार्ड लगाओ। पैसे चुकाने के बाद किंक्यू बोली, पापा माँ छोटे, मेरे ऑफिस में काम है, थोड़ी देर में जाना होगा, अगली बार फिर आऊंगी। शू शियूफेन उसे दोपहर का खाना खिलाकर भेजना चाहती थी, पर अब रोकते न बनी। छोटे, किंक्यू को छोड़ा। नहीं, कंपनी की गाड़ी आ रही है। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। जी माँ। जाते जाते किंक्यू ने मेरे बाल हल्के से सहलाए। कल मिलते हैं छोटे। मैं कुछ बोलता इससे पहले वो जा चुकी थी। 2 गली छोड़कर जाकर सड़क किनारे खड़ी रोल्स रॉयस में बैठी। मैडम अब कहाँ चलना है? ऑफिस। जी। आना अच्छे से सिर हिलाती रही, पर जिज्ञासा रोक नहीं पाई। मैडम आपकी कौन सी दोस्त है जिसके लिए आप इतना करती हैं? सास को तोहफा भिजवाया, खुद वहां रुककर उसे सहारा दिया। तोहफे का जिक्र आते ही किंक्यू का माथा ठनका। बिना भाव के बोली, इस महीने का बोनस कटा। क्या? आना के माथे पर पसीना आ गया। मैडम नहीं, बोनस मत काटिए, मैं आगे से मुंह नहीं खोलूंगी। किंक्यू ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी नजर डाली। आना पूरे रास्ते सोचती रही, आखिर क्या हुआ? उनकी मैडम का मिजाज दिन ब दिन कब से इतना अजीब होने लगा। सोमवार को दोपहर की छुट्टी में जैसे ही स्कूल से बाहर निकला, देखा एक झुंड लड़कों ने घेरा बनाया हुआ है, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। मैंने एक नजर उधर डाली। यार, यह तो मेरी पत्नी है।
आगे जाने को था तभी रुक गया। अगर मैं अभी वहां गया तो इन सब लड़कों की आंखों का कांटा बन जाऊंगा। ये औरत भी ना हर जगह भीड़ खींच लेती है, बेहतर है थोड़ा दूर से बुला लूं। मैंने पलटकर खिसकने की सोची, तभी पीछे से किंग क्यू की ठंडी आवाज आई, गुशेन कहाँ भाग रहे हो? मैं पलटा, उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। हाँ, अजीब इत्तेफाक, हम दोनों ज्यादा मिले नहीं ना, इसीलिए पहचाना नहीं, माफ करना। बकवास बंद, बैठो गाड़ी में। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। सबकी जलती हुई नजरों के बीच मैं झटपट आगे की सीट पर जा बैठा। पीछे स्कूल के गेट पर हाय तौबा मच गई। वो लड़की उस गुशेन को लेने आई थी। हाय, इतनी खूबसूरत लड़की और उसे गुशेन पसंद है। सच में लड़कियां बस चेहरा देखती हैं। ऐसे घमंडी को क्यों चुना? भीड़ के एक कोने में किसी की नजर नहीं गई। लाल आंखों में खुला हुआ गुस्सा था। गुशेन, रुको, मेरी लड़की को लुभाने की हिम्मत की, एक दिन तुम पछताओगे। गाड़ी में मैं होंठ फुलाकर बोला, आने से पहले बताया भी नहीं और स्कूल के गेट पर खड़ी हो गई इतने ढोल बजाकर। किंक्यू ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामे मुझ पर नजर डाली। क्यों, मैं किसी को दिखने के लायक नहीं? वो बात नहीं, देखा नहीं उन लड़कों को? सब तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कूद पड़ेंगे। किंक्यू के होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। जलते हो? मैंने मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया। जो कहना हो कहो। आज आई किस लिए? अपने पति से मिलने के लिए कोई वजह चाहिए। खाना खाने चलते हैं। क्या खाओगे? खाने का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मटन हॉट पॉट, मुझे पता है एक जगह, बहुत बढ़िया है। मैं नेविगेशन लगाता हूँ। मैंने फोन निकाला, ओन किया तो ढेर सारे नोटिफिकेशन थे। किंक्यू ने मैसेज किए थे। मैंने क्लास में फोन बंद कर दिया था। खाना खाने के बाद मैं समझा किंक्यू मुझे घर छोड़ेगी। गाड़ी में बैठते ही नींद आ गई। आंख खुली तो सामने हाउसिंग रजिस्ट्री ऑफिस था। मैंने नींद भरी आवाज में पूछा, यहाँ क्यों आए? आधार दो। मैंने उन्हींदे में आधार दे दिया। उन्हींदे में उनके पीछे अंदर चला गया और उन्हींदे में हाथ में एक लाल रंग का मोटा सा कागज आ गया। गाड़ी में वापस बैठा तब होश आया। मैंने आंखें फाड़कर किंक्यू को देखा। यार, गुचेंग यिपिन वाला मका सच में तुम्हारा था? किंक्यू ने उंगलियां स्टीयरिंग पर थपथपाई और सिर हिलाया। वो तो करोड़ों का है और तुमने बस ऐसे ही मुझे दे दिया? किंक्यू सामने देखती रही, बेफिक्री से बोली, मैंने खुशी से तुमसे शादी नहीं की, पर जब शादी हो गई है तो जो भी कमाऊंगी उसमें आधा हक तुम्हारा है और यह गाड़ी, यह भी तुम्हारी है। घर पहुंचकर तुम खुद इसे अपनी माँ के घर ले जाना। मैं रुक न सका। मेरे दादाजी सच में बहुत दूरदर्शी थे। पहले ही से तुम जैसी किसी देवी से रिश्ता जोड़ लिया। यह कहते हुए मैंने किंक्यू के गाल थामकर एक चुम्मी दे दी। किंक्यू मेरी खुशी देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। सच में छोटे लड़के बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एक मकान में इतना खिल गया। पर उसने जो कहा था वो दिल से कहा था। चाहे आगे जो भी हो, उसकी कमाई में आधा हक इसी का रहेगा। किंक्यू को गुचेंग यिपिन छोड़कर मैं घर लौटने वाला था, तभी दोस्त शूमो का फोन आया। घूमने चलने का बुलावा था। मैंने हाँ कर दी। मॉल पहुंचा तो शूमो पार्किंग में पहले से खड़ा था। मुझे उस गाड़ी से उतरते देख उसकी आंखें फटी रह गई। अरे यार, ये गाड़ी तुम्हारी कहां से आई? मैंने गाड़ी को लॉक किया। हंसते हुए बोला, मेरी बीवी ने दी है। क्या? जूमो की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुमने कब प्यार मोहब्बत की? मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कभी तुम्हारे पास कोई लड़की भी नहीं देखी। अरे, पिछली बार बताया नहीं था क्या? मेरे दादा और किसी और दादा ने बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। मेरे चचेरे भाई ने मना कर दिया तो वो जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अबे साले। जूमो को और भी ज्यादा हैरानी हुई। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे घर वाले बस बातें कर रहे हैं। यह तो सच में हो गया। तो अब तुम उस सस्ती वाली बीवी से मिले भी हो और लगती है काफी पैसे वाली। हे कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं तो खुश हूँ, किसी दिन मिलाना मुझसे भी जरूर। दोनों बातें करते हुए घूमने लगे। जूमो का घर भले ही बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पिता बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करते थे और माँ ब्यूटी पार्लर चलाती थी। घर की सालाना आमदनी कई लाख तो थी ही, इसलिए वो जो कपड़े चुनता था ज्यादातर महंगे ब्रांड के होते थे। जूमो की नजर एक सफेद सूट पर पड़ी। बोला, दुकानदार जी, ये वाला मुझे दिखाइए, ट्राई करना है। दुकानदार ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, ये हमारे शरद ऋतु के सबसे खास डिजाइन में से एक है। पूरी दुकान में सिर्फ एक ही एफ साइज में है और इसे बिल्कुल नया रखने के लिए इसे ट्राई नहीं करवाया जाता और नहीं वापस लिया जाता। जूमो अभी कुछ बोलता तभी पीछे से ठहाकों की आवाज आई। दो कंगाल कहीं के, ऐसी लग्जरी दुकान में तुम जैसों की क्या औकात। मैंने पलट कर देखा तो दू जितेंग और झांगचेंग घमंड से इठलाते हुए अंदर आ रहे थे। मैंने तिरस्कार से उसे घूरा और बोला, दू जितेंग, तेरी ऐसी की तैसी। पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी क्या? और हम कंगाल, हम दोनों में से कौन कमाता नहीं? उल्टे तुम दोनों घुन की तरह खाते हो। असली कंगाल तो तुम हो, पैसे से भी और दिमाग से भी। दू जितेंग ने हाथ मटकाते हुए व्यंग से कहा, तू बस थोड़ी बहुत मारधाड़ जानता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कमाता है, हा 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 हा। तू जो कमाता है वो मेरे एक खाने के भी काम नहीं आएगा। जा यहाँ से, तू और तेरा दोस्त, आंखों के सामने से हट जाओ। यह कहकर उसने एक कार्ड दुकानदार की तरफ बढ़ाया। यह सूट पैक करो मेरे लिए। दुकानदार को ग्राहकों की आपसी दुश्मनी से क्या लेना देना, उसे बस कमीशन चाहिए था। मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल। नहीं। जूमो ने झट से वो सूट थाम लिया और दुकानदार को गुस्से से देखते हुए बोला, यह सूट मैंने पहले देखा था, पहले आए पहले पाए, ये नियम भूल गए। दुकानदार खुद को गलत महसूस कर रहा था। तुरंत माफी मांगी। माफ करना जनाब, अगर आप अभी पेमेंट करें तो यह आपको मिल सकती है। जूमो ने बिना एक पल सोचे काली क्रेडिट कार्ड निकाली और दुकानदार को थमा दी, फिर सूट अपने हाथ में ले लिया। पैकिंग की भी जरूरत नहीं। यह सुनकर दू जितेंग के पेट में दर्द उठने लगा। उसे यह सबसे बड़ी बेइज्जती लगी। उसने दांत पीसे, आंखों में खतरनाक चमक आई, फिर अपना घमंडी तेवर छोड़कर एक नरम मुस्कान चेहरे पर लाया और धीरे धीरे जूमो के पास आया। जूमो, नाराज मत हो, हम सब तो साथ पढ़े हैं, मैं कहां तुमसे कोई चीज छीनूंगा, लेकिन यह सूट मुझे बहुत पसंद आया, जरा देखने देते हो? जूमो के कुछ समझने से पहले ही उसका हाथ उस नए सूट पर जा पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? जूमो ने उसका हाथ झटक दिया। अपना नाटक बंद करो, मुझे मत छलो। दू जितेंग कुछ बोलता इससे पहले झांगचेंग चमचागिरी करते हुए आगे आया और जूमो को धक्का देते हुए बोला,
बोला, मेरे भाई को क्यों तंग कर रहे हो? मैंने उसी की नकल करते हुए उसके कंधे पर एक थप्पड़ जड़ा। तो तुम मेरे भाई को क्यों तंग कर रहे हो? झांग चेंग तुरंत जमीन पर लुढ़क गया और जोर से आंसू भी निचोड़ लिए। तुम दोनों ने मुझे धक्का दिया। गु चेन, तुमने मुझे मारा। माफी मांगो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। उसका यह हरा भरा नाटक देखकर मुझे सख्त नफरत हुई। बुला पुलिस को। यह कहते हुए मैंने दू जितेंग की तरफ एक अर्थपूर्ण नजर डाली। तभी दू जितेंग ने जेब टटोली और चौंक कर बोला, अरे मेरा हार कहाँ गया? झांग चेंग उछलकर जमीन से उठा। जितेंग, तेरा नीले नगीने वाला हार गायब हो गया क्या? हाँ। दूजा जितेंग भी रोने लगा। वो तो मेरे पापा ने विदेश से खास लाया था, 5 लाख से ज्यादा का है। अभी आते वक्त तो भारी आना, अब कहाँ गया? यह सुनते ही दुकान के स्टाफ में हड़कंप मच गया। सब ढूंढने लगे। स्टोर मैनेजर ने सीसीटीवी भी चेक किया पर कुछ नहीं मिला। अंत में मैनेजर जूमो के पास आया। शायद वो डर रहा था कि उसकी दुकान पर जिम्मेदारी ना आ जाए। दू जितेंग ने नाक सुड़कते हुए कहा, जाने दो मैनेजर जी, आपकी भी दुकान चलानी है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। पुलिस बुलाता हूँ, वो सब पता कर लेगी। बुला जितना बुलाना हो। जूमो ने परवाह नहीं की और मुझे खींच कर एक तरफ बिठा लिया। वहाँ टेबल पर चाय और नाश्ता था। दोनों खाते पीते और हंसी मजाक करते रहे। दू जितेंग दांत पीसता रहा। उसकी आंखों में जहर भरता जा रहा था। अभी हंस लो, आगे रोने का मौका मिलेगा। 5 लाख का हार चुराया। जूमो, बस अब तुम्हारा दिवाला निकलेगा। कुछ ही देर में 4 पुलिस वाले आ गए। दुकान में मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली गई। आखिर में जूमो की जेब में एक नीले नगीने और हीरो से जड़ा हार मिला। दू जितेंग तुरंत उसे उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, अरे यही तो है मेरा हार। जूमो, इतना दिखावा करते हो तो भी दूसरों का हार चुराते हो। मुझे तो तुम अच्छे दोस्त लगते थे। ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं चुराया। जूमो ने सीधे खड़े होकर कहा, पुलिस जी, मैं बेकसूर हूँ। मैं सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करता हूँ। दू जितेंग डरने का नाटक करते हुए पुलिस के पीछे छुप गया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। यह हार मेरे पापा ने विदेश से लाया था। मैं भला इससे तुम्हें फंसाऊंगा क्यों? साफ है तुमने चुराया और अब मुझ पर दोष डाल रहे हो। पुलिस जी, इन्हें ले जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उसने उंगली मेरी तरफ भी कर दी और यह भी उसी के साथ मिला हुआ है। दोनों को पकड़ो। आखिरकार पुलिस चारों को थाने ले गई। एक अनुभवी पुलिस अधिकारी ने पूछताछ शुरू की। जूमो, यह हार तुमने चुराया या नहीं? चोरी की वजह क्या थी? कैसे चुराया? सब विस्तार से बताओ। थाने पहुंचकर मुझे लगा कि समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यह उसने नहीं चुराया पुलिस जी, मेरे पास सबूत है। पुलिस ने मुझे देखा। क्या सबूत है? जूमो मेरा भाई है, उसने नए कपड़े खरीदे थे। मैं उसका वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अचानक उसमें वो दर्ज हो गया जो दू जितेंग ने खुद अपनी जेब से हार निकालकर जूमो की जेब में डाला। मैंने फोन निकाला, वीडियो खोला और पुलिस के सामने रख दिया। दू जितेंग को लग रहा था कि उसने बिल्कुल बेदाग काम किया है। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था। इस बार वो सच में रो पड़ा। आंखें पल भर में लाल हो गईं। शरीर डर के मारे कांपने लगा। वो बार बार होंठ हिला रहा था पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आखिर में जूमो ने कहा, पुलिस जी, इसने जानबूझकर मुझे इतने महंगे हार की चोरी में फंसाया है। इतने में तो गिरफ्तारी हो जाती है ना? दू जितेंग ने गर्दन उठाई और तीखे लहजे में बोला, मेरे पापा दू नान है, मैं दू खानदान का बड़ा बेटा हूँ। मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत किसकी है? चूंकि हम सभी छात्र थे, इसलिए चारों के अभिभावकों को बुलाकर दस्तखत करवाना जरूरी था। मैंने सोचा, कुछ ही दिन पहले मेरी बीवी मुझे लेने आई थी, इसलिए इस बार किसी और को बुलाना चाहिए। मैंने अपनी तीसरी दीदी गु वानतांग को फोन किया। गु वानतांग का स्टूडियो पास में ही था, इसलिए वो जल्दी आ गई। अंदर आते ही सीधे मेरे पास आई। भाई तू ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। एक क्लासमेट ने जूमो पर चोरी का इल्जाम लगाया था, बस तुम दस्तखत करो, फिर घर चलते हैं। ठीक है। थोड़ी देर में बाकी तीनों के घर वाले भी आ गए। दू नान और उनकी पत्नी यह सुनकर काफी परेशान हो गए थे कि उनका बेटा फिर थाने पहुंचा, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो दोनों के चेहरे पर हैरानी से मुस्कान आ गई। खासकर शेन युनशु को तो खुद पर काबू नहीं रहा। वो मेरे करीब आना चाहते थे। उन्होंने दू जितेंग की तरफ देखा भी नहीं और सीधे मेरे पास आ गए। अरे बेटा, क्या संयोग है, फिर मिले। लेकिन मैंने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। मैं भी नहीं चाहता कि हम यहाँ मिलते रहें। आप लोग जरा अपने बेटे को तो संभालो। शेन युनशु की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने बेबसी से दू जितेंग की तरफ देखा। जितेंग, इस बार क्या हो गया? दू जितेंग बस रोता रहा, एक शब्द नहीं बोला। पुलिस अधिकारी गंभीरता से बोले, मामला थोड़ा संगीन है, आप दोनों अभिभावक इधर आइए, मैं विस्तार से बताता हूँ। ठीक है। डूनान और शेन युनशु के जाने के बाद झांग चेंग डर के मारे अपने माँ बाप के पास सिकुड़ गया। झांग युआनवांग ने बेमन से उसे 2-4 दिलासे दिए, लेकिन लिन मेरू की आंखें बिना पलक झपकाए बस मुझे ही देख रही थी। यह लड़का शेन युनशु के जवानी के दिनों से इतना मिलता जुलता क्यों है?